न्यूज़ सब तक की स्टूडियो से आप सबका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान का आगमन हुआ है जिन्होंने युवा बेरोजगारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ भी रहे हैं। उन्होंने सोनांचल राज्य की मांग को लेकर अनगिनत आंदोलन किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनांचल संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक श्री रोशनलाल यादव जी की। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके संघर्षों के बारे में। तो आइए बात करते हैं एडवोकेट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनांचल संघर्ष वाहिनी श्री रोशनलाल यादव जी से। रोशनलाल जी, आपका हमारे न्यूज़ सब तक स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रोशन जी, आप अलग राज्य सोनांचल की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत हैं, आखिर क्यों? ये 1992 की बात है। हम 1992 के पहले 89 से लेकर के 90-91 तक झारखंड आंदोलन और गोरखालैंड आंदोलनों का दौरा करके हमने वहाँ की जानकारी लिया था। वो इलाके इस देश में काफ़ी पिछड़े, काफ़ी उपेक्षित ज़िले रहे हैं और काफ़ी उपेक्षित प्रदेश रहे हैं। इसी तरह हमारा सोनांचल सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, भदोही, कैमूर, सिंगरौली छत्तीसगढ़ के 2 ज़िले हैं, झारखंड के गढ़वा है। इस इलाके को हम लोग अलग राज्य सोनांचल का नाम दिए हैं। इस परिवेश की स्थिति ये है कि देश में सर्वाधिक खनिज संपदा का उत्पादन हमारा इलाका करता है और 12,000 मेगावाट बिजली हम भेजते हैं, देश को समर्पित करते हैं। यहाँ विकास में, देश के विकास में हम योगदान देते हैं। लेकिन यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का आदिवासी, यहाँ के रहने वाले लोगों, यहाँ के नौजवानों की घोर उपेक्षा, बिल्कुल झारखंड की तरह, बिल्कुल गोरखालैंड की तरह, बिल्कुल और आंदोलनों की तरह रही। तो मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था ओबरा डिग्री कॉलेज में 1987 में। मेरी सोच यहाँ की उपेक्षा को लेकर के प्रबल आगे बढ़ती गई। तब मैंने झारखंड के नेता और आजसू के फाउंडर प्रेसिडेंट सूरज सिंह बेसरा को अपना मैं अगुआ माना। सुभाष घिसिंग से हमने मुलाकात किया, माननीय शिबू सोरेन जी से हमने मुलाकात किया। फिर हमने 1992 में अलग राज्य सोनांचल की नींव रखा और अलग राज्य के लिए हमने जंतर मंतर, दिल्ली, लखनऊ विधानसभा, इन दोनों जगहों का घेराव भी किया और एक लंबे टाइम तक, आज 25 वर्षों से हम लगातार अलग राज्य की परिकल्पना को लेकर के लगातार मैं आंदोलनरत हूँ। और हमें उम्मीद है कि आज नहीं कल इस सोनांचल का नौजवान जगेगा और यहाँ के नौजवानों के सपने, यहाँ के आदिवासियों के सपने, यहाँ के लोगों के हक अधिकार मिलने के सपने जरूर पूरे होंगे। जी, सोनांचल राज्य बन जाने के बाद यहाँ की क्या स्थितियाँ होंगी या उसमें बदलाव को किस रूप में आप देखते हैं? हम बदलाव को इस रूप में देखते हैं कि यहाँ दर्जन भर कल कारखाने हैं, दर्जन भर उद्योग हैं। यहाँ उद्योगों में हमारा यही कहना है कि पहले प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। किसी भी पद के लिए अगर वो ज़रूरत है तो पहले यहाँ के नौजवानों को जो उपेक्षित पड़े हैं आज़ादी के बाद से। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कहा था हिंडाल्को की और सीमेंट फैक्ट्री की नींव रखते समय चुर्क की कि ये इलाका भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है। लेकिन उस स्विट्जरलैंड को लोगों ने बर्बाद कर दिया। यहाँ चारागाह बना डाला, नेताओं ने लूटपाट मचाकर बर्बाद कर दिया। किसी की भी सरकारें रही हूँ, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ की उपेक्षा का मूल कारण नेताओं की सोच और नेताओं की इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर थी और नेताओं ने इसको चारागाह समझा, जिसकी वजह से आज अलग राज्य की चिंगारी जो जगी हुई है वो इसी का परिणाम है। और अलग राज्य के लिए अंतिम दम तक हम संघर्ष करेंगे और ज़रूर इसके लिए नौजवानों को सड़क पर लाएंगे। एक दिन जरूर करके दिखाया जाएगा कि अलग राज्य का सपना पूरा हो। रोशन जी, यहाँ के खनिज संपदाओं और यहाँ के लोगों के अधिकार के बारे में आपका क्या कहना है?
सोनांचल एक ऐसी पृष्ठभूमि है जो जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है, खनिज संपदा का अपार भंडार है। और यहाँ बीच में भी आपको पूरे देश में, पूरे विश्व में जानकारी हुई थी कि सोने का बहुत बड़ा यहाँ भंडार है, लेकिन तमाम एजेंसियों ने इसको छुपाया। अब इसके पीछे क्या राज है मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ की खनिज संपदा जिसके चलते आज यहाँ, उन्हीं खनिज संपदा के चलते तमाम कल कारखाने खुले। उन कल कारखानों में सोनांचल के नौजवानों को कोई तवज्जो नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई रोज़गार नहीं मिला। सबसे बड़ी घोर उपेक्षा तो यही है कि यहाँ अपने ही आंगन में यहाँ का बेरोजगार आज सड़कों पर दर दर की ठोकर खा रहा है, जिसके लिए एक लंबे टाइम से आंदोलन भी चल रहा। यहाँ की निजी कंपनियों में चल रहा, यहाँ पर NCL की निजी कंपनियों में चल रहा, जहाँ पर NIT से समझौता है कंपनियों का, NCL का, कि 80% यहाँ के लोकल विस्थापित लोगों को ही रखा जाए। लेकिन यहाँ पर तथाकथित सफ़ेदपोश संगठित माफिया मिल करके उन बेरोजगारों का शोषण कर रहे हैं और बाहर के लोगों को बुला करके नौकरियाँ दे रहे हैं। आज भी आंदोलन चल रहा है, लोग इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आज स्थिति इतनी विस्फोटक होने जा रही है कि यहाँ का नौजवान कब बगावत पर उतर जाए इसको कोई नहीं जानता है। आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि सोनांचल संघर्ष वाहिनी पूरे सोनांचल में पदयात्रा निकालने जा रही, केवल यहाँ के सोनांचल के नौजवानों को जगाने के लिए। और यही नौजवान इन कंपनियों के दरवाजे पर दस्तक देंगे। अगर ये हमारी बात नहीं माने, यहाँ के लोगों की बात वो कंपनियाँ नहीं मानती, तो इनके कंपनियों के दरवाजे पर ताले भी बंद करने का काम हम लोग करेंगे। ये हमारी योजना है। खनिज संपदा, सर्वाधिक खनिज संपदा की रॉयल्टी हम देते हैं प्रदेश को। बिजली उत्पादन 12,000 मेगावाट बिजली हम देते हैं। यहाँ की और तेंदू का पत्ता, यहाँ की बालू, यहाँ की डोलामाइट, तमाम ऐसी खनिज संपदाएं हैं जिस पर बाहरी लोगों का आधिपत्य है। आज इनको कोई पूछता नहीं है। बाहर के माफिया आते हैं, यहाँ के ठेकेदारी पर अपना कब्जा जमाए हुए, यहाँ के लोगों को नौकर की तरह दुर्व्यवहार करते हैं, लोगों को का शोषण कर रहे हैं। और इस शोषण के खिलाफ सोनांचल संघर्ष वाहिनी निरंतर काम कर रही है। इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाएंगे। यहाँ के आदिवासियों को जो वास्तविक केंद्र सरकार से जो दर्जा प्राप्त आदिवासी का अधिकार है वो नहीं मिल रहा, आज 1 दशक से नहीं मिल रहा, उसको भी मैं दिलाने के लिए अपने संघर्ष को आयाम दूंगा। रोशन जी, प्राकृतिक रूप से सोनभद्र बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। तो क्या कारण है कि प्राकृतिक रूप से इतनी सुंदर जगह होने के कारण यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन उसके बावजूद जो भी सरकारें आई सिर्फ खनन पर, खनिज संपदाओं के दोहन पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहकर सिमट गया? इसका कारण यही है कि जब सरकारों की नज़र यहाँ की खनिज संपदा पे आई तो सरकारों के नुमाइंदे और वही जो शासन तंत्र से जुड़े हुए जो माफिया टाइप के अधिकारी हैं, इन लोगों की नज़र में सोनांचल केवल चारागाह दिखने लगा। और पर्यटन की यहाँ पे संभावनाएं अपार हैं। यहाँ पुराण तत्व से लेकर के तमाम ऐसे जगह हैं जो इतने खूबसूरत, जो विश्व में कहीं नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने भी कई बार लिखा सरकारों को कि इस खूबसूरत जगह को और खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन किसी ने इसलिए नहीं ध्यान दिया कि इनका एक सूत्रीय अभियान है यहाँ की खनन पर अपना कब्जा करना, यहाँ के कल कारखानों पर कब्जा करना। यहाँ 2% भी चपरासी के भी लायक यहाँ का नौजवान नहीं है जिनको यहाँ नौकरियों में लिया जाए। अगर चपरासी की भी नौकरी लेना है तो बाहर का चपरासी आता है, यहाँ का गरीब आदिवासी का लड़का, यहाँ का मूल निवासी का लड़का, यहाँ के विस्थापित का लड़का, यहाँ का स्थानीय का लड़का, उसको ये चपरासी तक की भी नौकरी नहीं देते हैं। ये उपेक्षा का विस्फोटक रूप है। यह रूप बहुत दिन चलने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में इन हक अधिकारों को लेकर के यहाँ का नौजवान जाग चुका है, जाग रहा है। ये बहुत बताने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस स्वरूप को बदलना पड़ेगा, सोनांचल को खूबसूरत बनाना पड़ेगा। तमाम योजनाएं, तमाम पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी की नज़र नहीं जा रही।
रोशन जी, आप लगातार आदिवासियों के लिए काम करते आ रहे हैं और आदिवासियों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं। मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि हमारा जो जनपद है अत्यधिक नक्सल प्रभावित जनपद रहा है और आज की जो स्थितियां हैं, जो शोषण हो रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि सरकार कहीं फेल न हो जाए और यहाँ के आदिवासी या वनवासी शोषण, इतना अधिक शोषण हो रहा है उनका कि फिर से नक्सलवाद की तरफ बढ़ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात मेरा यह भी है, चूँकि सरकार चाहती है कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं यह कारक बन सकता है अधिकारियों के शोषण या सफ़ेद पोश नेताओं के शोषण, कहीं नक्सलवाद की तरफ नहीं ले जा रहे हैं जनपद को। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद, नक्सलवाड़ी सिला पूरे आदिवासी भारत में क्यों फैल गया? जो स्थिति सोनांचल की है, सोनांचल का आदिवासी आज ऐसे 50 लोग हैं जो निर्दोष नक्सलियों की धाराएं लगाकर उनको जेलों में बंद करके रखा गया है। उनका कारण ये है कि जो बाहर का नक्सली मेरे सोनांचल में घुसा और यहाँ देखा कि ये तो बहुत उपेक्षित हैं, इनको तो एक वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ नसीब नहीं है, ये महुए की रोटी और चकोड़ का साग खा रहे हैं, उस हालत में उन लोगों ने लाभ उठाया। जिस गांव में नक्सल के लोग आते थे वहाँ उनके घरों में पानी पीते थे, उनसे खाना बनवाते थे, खाते थे। दूसरे दिन पुलिस को खबर जाती थी कि उस गांव में नक्सली आए, पुलिस जाती थी, जो लोग खाना बना के खिलाए रहते थे उनके ऊपर नक्सल की धाराएं लगा करके उनको जेलों में डाल दिया जाता था। इनसे असली नक्सली कभी नहीं मिले हैं। और आज नक्सलवाद, आप सही कह रहे हैं, नक्सलवाद बढ़ने का मूल कारण है यहाँ के नौजवानों, बेरोजगारों की जो ये घोर उपेक्षा हो रही है। इसीलिए चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र अति नक्सल प्रभावित रहा काफ़ी दिनों तक। ठीक है, कंट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन आज भी वो घात लगाए बैठे हैं कि जैसे इनकी ज़्यादा उपेक्षा होगी इनको हम अपने प्रभाव में ले लेंगे। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उनको रहने, उनको खाने, उनको रोजी रोजगार की व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं करेगी तो नक्सल, यहीं का नौजवान नक्सल अपने कंधे पे बंदूक रखेगा और नक्सल धारा में चला जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, हम आप कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये उपेक्षा का ही परिणाम है कि नक्सल हमारे सोनांचल में आया, आज कुछ लगाम लगा, लेकिन फिर दोबारा आने से भी सरकार की नीतियां ही होंगी जो बुलाएंगी। मतलब सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और रोजगार से युवाओं को जोड़ने का, और निर्दोष लोगों पर गलत मुकदमे नहीं होने चाहिए। रोशन जी, आप लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो गया आपको समाज सेवा करते हुए। आपने एक राजनीतिक दल का गठन किया, आखिर आपके मन में ये कैसे आया कि ये आपको एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए? जिस उपेक्षा को लेकर के सोनांचल संघर्ष वाहिनी ने संघर्ष करना शुरू किया और उस आवाज़ को कोई भी राजनीतिक दल तवज्जो नहीं दे रहा था, और उस राजनीतिक दलों के द्वारा आज भी उपेक्षा हो रही है यहाँ के लोगों की, यहाँ के आदिवासियों की, यहाँ के नौजवानों की। उस उपेक्षा को देख करके हमारे मन में ये जगा कि सोनांचल का अपना कोई क्षेत्रीय दल हो जिससे सोनांचल के लोगों की आवाज़ राजनैतिक तरीके से हम सरकार में प्रतिनिधित्व करके वहाँ तक ये आवाज़ हम पहुँचा सकें। इसलिए सोनांचल संघर्ष वाहिनी को एक राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 दिसंबर 2019 को राजनीतिक दल की मान्यता दिया और पूरे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सोनांचल संघर्ष वाहिनी हम सभी सीटों पर, सोनांचल की सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। रही बात इसी उपेक्षा का परिणाम है कि इसे राजनीतिक दल का दर्जा दिलाने का प्रयास किया गया, जो सफलता भी मिली, जिसको बहुत समर्थन भी मिल रहा है। लोगों की आस्था बढ़ रही है कि यहाँ के वास्तविक लोगों के हक अधिकार की लड़ाई हम लंबे टाइम से लड़ रहे थे, जिसको राजनीतिक दल को भी लोग अच्छे नज़रों से देख रहे हैं। हम उसी स्तर में आगे बढ़ रहे हैं। रोशन जी, एक अलग सा सवाल है मेरे मन में आ रहा है, शायद इंटरव्यू में हमको आपसे नहीं पूछना चाहिए, एक अलग सवाल है। मैंने एक फिल्म देखी थी युवा, और उस फिल्म से मैं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हूँ। उसमें जो यूथ थे, स्टूडेंट थे, जैसे आपने भी छात्र संघ की
राजनीति की, आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे, छात्रों के हितों की लड़ाई लड़े, तो उसमें स्टूडेंट जो थे वो एक अपनी पार्टी बनाए और पंचायती चुनाव से उन्होंने शुरुआत की और अंततः उन युवाओं की टोली ने विधानसभा पर कब्जा किया। 4 विधानसभा वहाँ पे थी और चारों विधानसभा पे यूथ ने चुनाव लड़ा और चारों विधानसभा पे युवाओं ने चुनाव जीता। आप भी युवाओं और छात्रों की राजनीति करते हैं और सबसे बड़ा संयोग देखिए कि हमारे यहाँ भी 4 ही विधानसभा हैं, तो कहीं न कहीं से ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्मी तरीके से आप परिवर्तन लाने का कोई प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल फिल्मी तरीके नहीं, अपने काम करके। लेकिन आपको याद होगा जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तो उस समय असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन प्रफुल्ल महंतो और भृगु फुकन की अगुवाई में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू बना। ठीक, असम में छात्रों की सरकार बनी और 5 साल कंटिन्यू सरकार थी। झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बना, जहां पर आजसू के संस्थापक सूरज सिंह बेसरा ने परचम फहराया और एमएलए चुने गए घाटशिला से, जमशेदपुर घाटशिला से। तो मैंने इन जगहों का दौरा किया। उसी तर्ज पर हमने ऑल सोनांचल स्टूडेंट्स यूनियन भी मैंने बनाया है, जो सोनांचल संघर्ष वाहिनी की छात्र शाखा है, विंग है उसके, छात्र विंग है, जो ऑल सोनांचल स्टूडेंट्स यूनियन आने वाले विधानसभा चुनावों में इनके भी प्रतिनिधि हमारे प्रत्याशी रहेंगे। ये आगे बढ़ेंगे और सोनांचल की सरजमी पर एक नई पहचान दी जाएगी। यहाँ के लोगों के हक अधिकारों को लेकर के छात्र राजनीति से जन्मे हुए मैं जन्मा हुआ छात्र नेता से बढ़कर के आज समाज सेवक हूँ। हर हाल में सोनांचल आगे बढ़ेगा। सोनांचल के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई हमारे सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से हम सदन में, लोकसभा में भी ले जाने का प्रयास करेंगे और यह विकल्प है हमारा। हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। हमारे सामने अभी पंचायत का चुनाव है। सोनांचल संघर्ष वाहिनी पंचायत में भी अपना आजमाइश करना चाहेगी, लेकिन विधानसभा हमारा टारगेट है। हम उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 सोनांचल की सारी सीटों पर सोनांचल संघर्ष वाहिनी लड़ेगी, बड़े मजबूती से लड़ेगी। हमको लगता है कि 4 विधानसभा आप जनपद की 4 विधानसभाएं हैं, मतलब मेरा मानना है, और हमको लगता है कि कम से कम आप पहली बार पर चौका मारकर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। 4 सीटों पे आप कब्जा करने के फिराक पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ही यही है। जीतना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम पहले लोगों को जगा करके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारे हक अधिकारों के बारे में लोगों को जगह जगह जाकर जानकारी देना, जिससे कल वो नेता बने, वो आगे चले, हम बिल्कुल पिछली लाइन में खड़े रहेंगे, लेकिन उनको जगाना मेरा उद्देश्य। रोशन लाल जी, हमारे दर्शकों से, हमारे न्यूज़ सब तक के दर्शकों से कोई अनुरोध आप करना चाहेंगे? बिल्कुल अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग सब टीवी चैनल को ज़रूर देखें और सोनांचल की आवाज़ आपके द्वारा जगह जगह पहुँचे, यही मेरी प्रार्थना। तो अभी आपने छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के एडवोकेट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनांचल संघर्ष वाहिनी श्री रोशन लाल यादव जी को सुना। उनके मन में एक बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने जनपद सोनभद्र के विकास को लेकर या सोनांचल राज्य के विकास को लेकर बहुत सारी रणनीति बनाई हुई है और उनकी सोच युवाओं को लेकर बहुत ही अच्छी है और युवाओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का भी उनका उद्देश्य है। स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार मिले, इसके द्वारा भी श्री यादव जी के द्वारा बहुत ही प्रयास किया जा रहा है। आगे भी हम आपको ऐसे ही महान विभूतियों के इंटरव्यू अपने न्यूज़ सब तक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने सौरभ को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।